तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन में हम क्या देखते हैं कि इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकम ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। तो न्यू कैपिटल एसेट में हमारा क्या होता है? कैपिटल एसेट हमें पता है कि कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, अगर उसमें हम यूनिट्स ऐड करते हैं तो वो यूनिट्स ऐड करना हमारा एक्सपेंडिचर, एक मशीनरी के ऐड करने पे जो एक्सपेंडिचर एडिशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें आती है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जैसे जैसे हमारा इनकम इंक्रीज होगा, इनकम का कौन सा पार्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में जा रहा है, ये हमारा जो रिलेशनशिप आएगा किसमें? इनकम और इन्वेस्टमेंट का, ये हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये सेम वही चीज है जैसे हम कंजम्पशन फंक्शन स्टडी किए थे और सेविंग फंक्शन स्टडी किए थे। हमने रिलेशनशिप क्या क्या चीज का देखा था कि कंजम्पशन का इनकम से किस तरह से रिलेशन है और सेविंग का किस तरह से रिलेशन है इनकम के इनकम साथ। अब हम वही चीज देखेंगे कि इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशन है। तो हमने देख लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत पहले हमने डिस्कस कर लिया है, और इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट हैं, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस। तो इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस में क्या डिफरेंस है? ऑटोनॉमस, जैसे हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन था कि इनकम कितना भी बढ़ता जाता था, हमारा एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन फिक्स कंजम्पशन हमारा था। इनकम एक के साथ इनकम कोई इनकम इफेक्ट का नहीं एक होता। पार्ट हमारा डिस सेविंग से यूटिलाइज हो रहा था, तो वो हमारा ऑटोनॉमस, मतलब एक इनकम का पार्ट हमारा एक क्या है कि कंजम्पशन उतना तो होना ही होना है। अगर एक लेवल पे हमें इनकम नहीं भी है तो भी हमारे पास एक कंजम्पशन का हिस्सा होगा। और नेक्स्ट हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला भी डिस्कस किया था, तो वहां से भी हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट डिस्कस किया था। याद आ रहा है लास्ट वाली क्लास? हाँ सर। यस तो सर। इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे हमने एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वहां पे डिस्कस किया था। हाँ, जो इंडिपेंडेंट था। तो वो इंडिपेंडेंट था, हमारा इनकम कितना भी बढ़ता जाए, हमारा एट एक एवरी लेवल इन्वेस्टमेंट का ऑफ। पोर्शन वो फिक्स था। इनकम के रिलेशन में वो इंडिपेंडेंट था, वो डिपेंडेंट नहीं था। तो ये हमारा था ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद पहला वाला पॉइंट क्या था? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट जो हमारा इनकम पे डिपेंडेंट है। इनकम पे डिपेंडेंट होने का मतलब जैसे जैसे हमारा इनकम राइज करेगा, इनकम मतलब हमारा इनकम मतलब नेशनल इनकम, ठीक है, जो मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, कंसीडर दिस एज अ नेशनल इनकम। तो जैसे जैसे नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। तो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो हमारा क्या है? एक प्रॉफिट मोटिव से है। क्या चीज से है? प्रॉफिट मोटिव से। तो अगर मेरा प्रॉफिट मोटिव है और मेरे इन्वेस्टमेंट करने से, तो पहले तो मैं इनकम देखूंगा। अगर इनकम बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट करने से भी मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्या करूंगा? फिर उस इन्वेस्टमेंट को मैं इंक्लूड करूंगा। और यहाँ पे हम जितनी भी सारी चीजें स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये सारा हमारा प्लान्ड है, एक्चुअल नहीं नहीं है है। हम प्लान्ड की बात कर रहे हैं। तो प्लान्ड में हमने क्या देखा था? एक्स एंट है कि एक्स पोस्ट है? सर। क्या तो सर? एंट है। प्लान्ड, हाँ प्लान्ड एक्स प्लान एंट है कि एक्स पोस्ट? सर, एक्सेंट है। एक्स एंट है ना, याद रखना इसको। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रेफर टू इन्वेस्टमेंट व्हिच डिपेंड ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम। तो ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा विथ प्रॉफिट मोटिव हमारा इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये वाला पार्ट जो एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या चीज है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और जो हमारा एक्स एक्सिस है पैरेलल में है,
वो इन्वेस्टमेंट autonomous हमारा है। क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे हमारा जो इंड्यूस्ड इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, वो इनकम इलास्टिक है। इनकम इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इनकम इलास्टिक का मतलब, नहीं पता। रबड़ जानते हो, रबड़? हाँ सर। तो जितना खींचोगे वो हाँ फैलेगा ना। हाँ, स्ट्रेचेबल होता है। तो इसलिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को इलास्टिक बोला गया है इनकम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, हमारा ये इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में वो है इलास्टिक। इनकम इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। तो यहाँ से इसका अपोजिट मीनिंग आएगा, इन इलास्टिक। इनकम कितना भी बढ़े, ये वाला हमारा पोर्शन एक्स एक्सिस पे क्या है, इनकम पे है। तो नेशनल इनकम कितना भी यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है, लेकिन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमारा क्या था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। तो यस ये सर। उतना पे ही फिक्स है। तो मतलब इन इलास्टिक का मतलब ये फैल नहीं रहा है, ये हमारा अमाउंट क्या है, फिक्स है। फिक्स है। ठीक है। तो ये दो चीजें इसमें थी इन्वेस्टमेंट फंक्शन में। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। बाकी तो हमने देख लिया कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, और और ऑटोनॉमस में ऑटोनॉमस क्या है, सोशल वेलफेयर, पहला सोशल पॉइंट। वेलफेयर। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद रखना। इस पॉइंट ऑफ सर वो डिफरेंस क्या में लिखे सारे, हैं? ये प्रॉफिट मोटिव लिखा हूँ और ये सोशल वेलफेयर लिखा हूँ। ठीक है। ठीक है। और इनकम इलास्टिसिटी वाला पॉइंट दोनों का क्लियर कर दिया। इंड्यूस्ड का इनकम इलास्टिक है, और ऑटोनॉमस का इनकम इन इलास्टिक है। तो मतलब इनकम से ये अफेक्ट नहीं होगा। और थर्ड वाला क्या है, इन्वेस्टमेंट कर्व। तो कर्व हमने ये वाला भी देख लिया कि एक हमारा क्या था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। ये वाला कौन सा था, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यहाँ यस से सर। सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ऑटोनॉमस की इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना। यहाँ पे इसके बाद है, ये हमारा अपवर्ड स्लोप है, किसका, इंड्यूस्ड का। तो एक पॉइंट ऑफ इंड्यूस्ड। डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट सेक्टर, जो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। और ये हमारा क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर। और गवर्नमेंट सेक्टर का मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हैं। तो अकॉर्डिंग टू किन्स, हमारा डिसीजन टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट में अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट, तो क्या चीज पे डिपेंड करेगा कि एक उसका मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, और दूसरा ROI क्या है। ठीक है। तो इसको सिंपली इस तरह से समझते हैं कि अगर हमें कोई एक मशीनरी या प्लांट स्टेब्लिश करना है, या हमें कोई एक फैक्ट्री लगाना है, तो हम देखेंगे कि उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है। ठीक है। और उस इन्वेस्टमेंट पे हमारा रिटर्न कितना मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखेंगे ना कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उस पे हमारा प्रॉफिट कितना मिल रहा है, उस पे रिटर्न कितना मिल रहा है, उस पे रिवार्ड कितना है। और उसके अलावा, रिवॉर्ड के अलावा, हम देखेंगे कि हमारा कॉस्टिंग कितना आ रहा है। कॉस्ट भी तो देखेंगे। या तो अगर अपने जेब से हमने कोई इन्वेस्टमेंट लिया है, कोई रिटेन अर्निंग है, उससे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग के अलावा हम एक बोरोइंग कर सकते हैं। तो जब बोरोइंग करेंगे तो हमें इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का जब अमाउंट पे करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें पे कितना करना पड़ेगा, हमारा कॉस्टिंग कितना आ रहा है, और हमारा फिर रिटर्न कितना आ रहा है कंपेरिजन करने के बाद। तो ये दो चीजों पे हमारा डिपेंडेंसी होगी कि हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न
प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो कोई भी डिसीजन टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू कीन्स। कौन कौन से हैं? मार्जिन, इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। देखो, जब भी मार्जिनल का मतलब सिंपल होता है कि एडिशनल। एडिशनल एडिशनल हम क्या खर्चा कर रहे हैं या फिर एडिशनल हम क्या ऐड कर रहे हैं, और उस एडिशनल की वजह से हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखा, तो ये बता रहा है कि हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है अगर कोई हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक नया कैपिटल है। एग्जांपल से पहले इसमें दो चीजें हैं। क्या क्या है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट में? पहला चीज है सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस। और दूसरा है हमारा प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो सप्लाई प्राइस का मतलब हमें कोई एक मशीनरी लेके आना है, तो मशीनरी की हम कॉस्ट देखेंगे, और हमारे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीनरी थी, हमने उसको नए मशीन के साथ रिप्लेस किया, और उस मशीनरी के कॉस्टिंग थी 10,000। तो 10,000 हमारा क्या होगा? सप्लाई सप्लाई प्राइस। प्राइस। सप्लाई प्राइस मतलब सिंपली क्या है कि कोई भी नया मशीनरी या कोई भी कैपिटल स्टॉक ऐड कर रहे हैं, उसका कॉस्ट कितना है, दैट कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई सप्लाई प्राइस। प्राइस। पर्सपेक्टिव यील्ड का क्या मतलब हुआ? पर्सपेक्टिव यील्ड का मतलब हुआ इट रेफर्स टू द नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट ओवर द लाइफ टाइम। अब हम इसका पर्सपेक्टिव यील्ड का मतलब देखेंगे कि इसका मुझे बेनिफिट कितना मिल रहा है, इसका मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। तो रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा खर्चा कितना है, कॉस्ट कितना है, और उस पर हमारा रिटर्न कितना है, वही होगा ना। यहाँ पे हमने मशीनरी 10,000 का लाया, 10,000 की मशीनरी ले आए, और उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना? 1,200 का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न। लेकिन उस रिटर्न में भी हमें 200 का हमें कॉस्टिंग आया है, रनिंग कॉस्ट। तो नेट हमारा रिटर्न कितना होगा? 1000। 10। तो हम देखेंगे कि नेट रिटर्न आउट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट या सप्लाई कितना आ रहा है। तो ये कितना निकल के आएगा? 10%। सर फिर जी से हाँ इस पे एक बार समझाना। देखो, अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमने क्या देखा कि हम दो चीजें इसमें देख रहे थे। एक तो हमारा सप्लाई कॉस्ट क्या है, सप्लाई कॉस्ट कितना है। तो सप्लाई कॉस्ट को हम कैसे कंसीडर किए कि कोई भी हमने एक मशीनरी ऐड किया अपने फर्म में, बिजनेस में, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, ये कॉस्टिंग को ही हम सप्लाई प्राइस बोलते हैं। तो मशीनरी मान के चलो कि हमने एक 10,000 का मशीनरी इंस्टॉल किया, तो ये हम हो गया हमारा सप्लाई कॉस्ट। दूसरी चीज इसमें आती है पर्सपेक्टिव यील्ड। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे वो हमारे एजम्पशन के बेसिस पे है या बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि अगर कोई भी मशीनरी लगाते हैं, कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट का हमारा रिटर्न कितना आएगा। हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो होगी ना, तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि हम अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लगाएं। रेदर देन इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, हो सकता है हम कहीं और पे उस पैसे को इन्वेस्ट करके उससे बेटर रिटर्न निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम एक एडिशनल मशीनरी लेके आए हैं, तो उसका हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, या फिर इसको बोल रहे हैं हम पर्सपेक्टिव यील्ड। क्या बोल रहे हैं? पर्सपेक्टिव यील्ड। तो पर्सपेक्टिव यील्ड का मतलब हुआ कि उस पे हमें नेट रिटर्न कितना मिल रहा है उस कैपिटल एसेट को उसके लाइफ टाइम तक यूज करने तक, जब तक कि वो ऑब्सोलीट ना हो जाए। तो पूरा जब तक उसको हम यूटिलाइज करेंगे, तो उसका यूटिलाइजेशन, जैसे ये 10,000 की मशीनरी है, तो जब हम इसको रनिंग करेंगे तो साथ में रनिंग के साथ रनिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे। तो जो भी हमारा रिटर्न होगा
रिटर्न में से उसका खर्चा माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अच्छा हाँ तो सर। इस मशीनरी को यूटिलाइज करने का हमारा बेनिफिट आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, टोटल रिटर्न 1200। लेकिन हमें टोटल रिटर्न कंसीडर नहीं करना है, हमें क्या करना है, नेट रिटर्न कंसीडर करना है। तो नेट कैसे निकलेगा, जो भी एडिशनल कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे सपोज कर लो ये था 200, तो नेट रिटर्न हमारा कितना निकल के आया, 1000। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक हमारा हो गया सप्लाई प्राइस और दूसरा था पर्सपेक्टिव यील्ड। तो ये तुम्हारा है पर्सपेक्टिव यील्ड। अब यहाँ से तुम्हारा नेक्स्ट वाला पार्ट निकल के आएगा, कौन सा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये कैसे निकलता है कि हमारा पर्सपेक्टिव यील्ड, यील्ड कितना है और हमारा सप्लाई सप्लाई प्राइस कितना है। मैथमेटिक्स में अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो ना तुम लोग? हाँ इंटू Profit and- 100 कर देंगे सर। हाँ, तो इंटू 100 कर लो, परसेंटेज में आ गया। तो प्रॉफिट ऐसे ही निकालते हो ना, कि हमारा Yes, sir. प्रॉफिट वाला पार्ट यहाँ ऊपर आ जाता है और नीचे वाले टोटल में क्या नीचे, रखते हो, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे तुमने प्रोस्पेक्टिव अमाउंट निकाल लिया, यील्ड 1000, और कॉस्टिंग कितना था, 10,000। तो ये निकल के आया कितना, 10%. 10%। आवाज आ रही है? Yes, sir. इन्वेस्टमेंट हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। भाविका समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट थे, कौन कौन से, नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। तो चेंज के अकॉर्डिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इस दो चीजों पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरा था आरओआई। Next. आरओआई क्या है हमारा, रेट रिटर्न ऑफ ऑन, रिटर्न ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट है Rate of सर। interest. रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके हमारे दो पार्ट थे, कौन से, सप्लाई प्राइस और पर्सपेक्टिव Prospective. यील्ड। और यहाँ पे आरओआई का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे चार्ज किया जाएगा, हमारा कोई बोरोइंग, बोरोइंग। तो बोरोइंग को हम देखेंगे कि हमारी कॉस्टिंग कितनी आ रही है। क्योंकि अगर हमें कोई मशीनरी ऐड करना है, तो मशीनरी के लिए अगर हमने बोरोइंग किया, तो हम देखेंगे कि हमें क्या रेट पड़ रहा है, मतलब किस रेट से हम इस पे इंटरेस्ट पे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम क्या यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ज्यादा है कि कम है। और यहाँ से हमारा क्या डिसाइड निकल के आएगा कि ओवरऑल ओवरऑल हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। नॉन प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे हम ये दो चीज कंपेयर करेंगे, कौन कौन सा, MEI और ROI। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में और वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मान लो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में डाल दूं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाल दिया जाए, तो इनके बीच क्या दिखा रहा है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये वाला क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे जैसे ये पॉइंट बढ़ता है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। Yes, sir. लेकिन हम बोल रहे हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया और दूसरा वाला पार्ट इधर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। तो जैसे जैसे हमारा रेट बढ़ता जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट कम होता जाएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना। पहले हमारा जब रेट ये था, तो इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पे था, और जैसे ही रेट बढ़ के यहाँ पे आ गया, हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, घट के यहाँ पे आ गया। तो ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, घटेगा।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम होगा तो इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ेगा। अब इसमें कंपैरिजन हमें देखना था क्या चीज का, MEI और ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो MEI क्या था, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल कब होगा, जब हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे और उसको कंपैरिजन करेंगे ROI से। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा क्या था, क्या बताता था कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट से हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, यही था ना, एक्सपेक्टेड रेट हाँ ऑफ सर। रिटर्न एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट से हमारा रिटर्न निकल के आ रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या बताता है, कॉस्ट बताता है। तो MEI इक्वल टू मोर देन ROI, अगर ये सिचुएशन होगा तो क्या हम इन्वेस्टमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं। ये हमारा कॉस्ट है, ये हमारा क्या है, रिटर्न है, या फिर ये हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इज मोर देन कॉस्टिंग, क्या हम इन्वेस्टमेंट प्रोसीड कर सकते हैं, यस और नो। Yes, sir. यस, MEI इज इक्वल टू ROI किया जा सकता है, हाँ सर। मे भी हाँ कंसिडर कर सकते सर, हैं। हो सकता है। MEI इज लेस देन ROI, नो क्या सर। प्रोसीड कर सकते हैं, सर ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता है। तो ये कंपैरिजन ध्यान में रखना MCQ बनाने के लिए सफिशिएंट है ये इक्वेशन। एक इक्वेशन और भी कुछ दिया जा सकता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है धनंजय। क्या बोले सर? अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यस फुल सर। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो आयुषी बताओ, फुल एम्प्लॉयमेंट किस सिचुएशन में बोला जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट वो होता है ना, जो पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। हाँ, सर जो काम को देखते हैं और पा जाते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उसी को फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो उनका विलिंगनेस है, वो काम करने को इंटरेस्टेड है, पहली बात काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। किस चीज पे, करेंट वेज रेट पे, जो भी करेंट वेज रेट चल रहा है उस वेज रेट पे करने को रेडी है, इंटरेस्टेड हैं, ऑल्सो दे आर कैपेबल ऑफ वर्किंग, उनकी एबिलिटी भी है कि वो काम कर सकते हैं। इंटरेस्टेड है, एबिलिटी है करेंट वेज रेट पे काम करने के लिए, और उनको काम मिल भी रहा है, यही है ना। यस सर। एक तो इंटरेस्टेड है, एबिलिटी है, और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे भी वो एक्सेप्टेबल है करने के लिए, और हाँ सर, काम उनको मिल मिल भी। भी रहा है। तो इट मीन्स कि जितने भी लोग काम करने के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरेस्टेड हैं, एबिलिटी है, और वो करेंट वेज रेट पे भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, और एट द सेम टाइम जब इतना सारा चीज वो करने के लिए रेडी हैं तो उनको काम भी मिल रहा मिल है। जा रहा है। इट मीन्स कि दे आर एम्प्लॉयड, वो क्या है, एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड है। तो ये सिचुएशन, इस तरह के जितने भी सारे लोग हैं अगर सबको मिला दिया जाए कि जो इंटरेस्टेड है, जो विलिंगनेस रखते हैं, जो कैपेबल है, एबिलिटी है, करेंट वेज रेट पे उनको कोई दिक्कत नहीं है, उन सबको अगर काम मिल जाए तो ये जो देन फुल सिचुएशन होगा एम्प्लॉयमेंट। वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि फुल एम्प्लॉयमेंट
किस किस सिचुएशन में हो सकता है? जब वहां पे हमारा लेबर का डिमांड जितना है उतना ही हमारा सप्लाई भी है, उसी कंडीशन पे होगा ना। Yes, sir. जो भी लोग काम करने के लिए रेडी हैं वो हमारे लेबर के पार्ट हैं, हाँ सर, और ये लेबर हमारे क्या हो गया? सप्लायर। सप्लाई। और जो भी कंपनी है, फर्म है, वो इनको हायर करेंगे काम करने के लिए, तो वो इसका डिमांड करेंगे। हाँ सर, करेक्ट। तो लेबर का डिमांड इज इक्वल टू लेबर सप्लाई। डिमांड, तो इस हाँ कंडीशन में जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है, तो क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन होगा। पार्ट, हाँ ठीक है। अब ये है कि क्या एक कंडीशन हो सकता है जहां पे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है? जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वही फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। हाँ, फुल तो जीरो एम्प्लॉयमेंट होगा अनएम्प्लॉयमेंट अपने तो आप जीरो होगा। अनएम्प्लॉयमेंट होगा। कोई हाँ ऐसा नहीं होगा जिसको काम नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है कि अगर कोई भी फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, वहां पे दो तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। दो तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट हो हो सकता है। सकता है इस कंडीशन में। फुल एम्प्लॉयमेंट। Unemployment. फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में पहला क्या है? फ्रिक्शनल। सर, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल का क्या मतलब होता है? सर जब एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जाते हैं तो उस टाइम के बीच में जितने देर के लिए वो एम्प्लॉयड नहीं रहते उसी को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सर, वो कहते हैं। जो स्विच कर रहे टेम्पोरेरी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। टेम्पोररी है। एक टाइम पे वो Yes, अपना किसी फर्म में काम कर रहे हैं, और इन बिटवीन वो जब स्विच कर रहे हैं एक काम से दूसरे काम के दूसरे लिए फर्म में। या फिर दूसरे जगह पे, तो वो फॉर द टाइम बिंग जितने टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहे, वो हमारा पार्ट क्या कहलाएगा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो Yes, sir. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का पहले तो सिंपल यही है कि हम क्या है, एक काम से दूसरे काम के लिए स्विच कर रहे हैं। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? ये तो हो गया टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट, और एक जगह से दूसरे जगह काम को छोड़ के जा रहे हैं और दूसरी जगह ज्वाइन कर रहे हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि मशीन का ब्रेक डाउन हो जाए। जब आप किसी फर्म में काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयड तो हो ना यहाँ पे, हाँ लेकिन सर। वो मशीनरी खराब हो गई, और वो मशीनरी खराब होने की वजह से उसको रिपेयर में 1 महीने का वक्त लग टाइम लग गया। गया। तो 1 महीने में आप क्या हो, कुछ काम नहीं कर रहे Unemployment. हो। लेकिन आप बताओ कि क्या वो एम्प्लॉयमेंट में हो कि नहीं हो? Sir, सर, हैं। unemployment. आप एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन थी, यहाँ पे ये क्या था? ये फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में ये एक एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। क्या है? फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल। अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या हो सकता है? लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह दूसरी जगह जा रहे जाना। हो। इंफॉर्मेशन लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ द जॉब। एक तो है कि मार्केट में जॉब का इंफॉर्मेशन नहीं पता कंप्लीटली आपको। पता नहीं है, या परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। लेबर मार्केट इनपरफेक्शन। लेबर मार्केट इम्परफेक्शन का मतलब ये हुआ कि डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो हम सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं नहीं। कर पा रहे हैं। सच एज लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर। लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी हमारा टू एंड फ्रो मोशन वाला ही एग्जांपल इसमें भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि एक काम से दूसरे काम में स्विच कर रहा है, तो हो सकता है कि अगर हमारे पास परफेक्ट मोबिलिटी का साधन हो, जैसे हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना है या फिर अहमदाबाद जाना है, अगर जितना ज्यादा परफेक्ट मोबिलिटी होगा, आना जाना आसान होगा, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन
इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन, या फिर क्या है, नेशनलाइजेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस और ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन, तो जब नया मशीन लेके आएंगे तो उस पे आपको प्रोडक्शन के पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना पड़ेगा, कैसे ऑपरेट करना है। तो फॉर द टाइम बिंग यू आर अनएम्प्लॉयड, एंड दैट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और कुछ है इसमें? ठीक है, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में ये जो एग्जाम्पल बुक में दिया है, या फिर अभी मैंने जितना बता दिया एग्जाम्पल, तो कहीं नोट डाउन कर लो, जिसके पास बुक नहीं है वीडियो फिर से देख लेना और उसको नोट डाउन कर लेना। और इसके बाद क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सीधे कि इन सारे एग्जाम्पल में से कौन सा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो तीन तो उसी का एग्जाम्पल दे देगा, चौथा ऐसे एग्जाम्पल देगा वो लगेगा कि फ्रिक्शनल कि नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वो नहीं रहेगा। दूसरा हम क्या डिस्कस कर रहे थे, फ्रिक्शनल के अलावा Structural unemployment. स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल का मतलब स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है। कैसा स्ट्रक्चर? सर जिस टाइप का जॉब जैसे की जैसा हमको रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। उस टाइप का नहीं हो। हाँ, in which people remain unemployed due to mismatch between Mismatch. unemployed person and the demand for specific type of worker। अब इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, मिसमैच कर। देखो, हमको चाहिए टेक्निकल पर्सन काम करने के लिए, और वहां पे हमें मिल गया नॉन टेक्निकल अनटेक्निकल। पर्सन। हाँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मिसमैच हो गया। अब नॉन टेक्निकल पर्सन एक टेक्निकल वर्क नहीं कर सकता है, तो उस केस में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। स्ट्रक्चर में फॉल्ट आ रहा है। यहाँ मिसमैच का एग्जांपल जो इन्होंने कोट किया है उससे भी हम समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के एडवांसमेंट से, या फिर ऑफिस में जब कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी का एडॉप्टेबिलिटी स्टार्ट किया गया, तो ऑफिस के जितने भी कर्मचारी थे जो मैनुअल वर्किंग करते थे, जिनको कंप्यूटर नहीं आता था, तो फिर वहां पे क्या हुआ, जब सारा काम आप कंप्यूटर से करना स्टार्ट करोगे, तो वो जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो वहां पे ये जो मिसमैच हो रहा है टेक्निकल वर्सेज नॉन टेक्निकल का, मैनुअल वर्सेज मशीन का, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल का पार्ट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जिसको कंप्यूटर नहीं आती है तो वो पहले कंप्यूटर चलाना सीखेगा, फिर काम करना चालू करेगा। तो फॉर द टाइम बिंग, जितने टाइम के लिए उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आया या फिर काम नहीं कर पाया, वो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको देख लेना, इसके एग्जाम्पल देख लेना, समझ लेना। ये दो टाइप के कि एम्प्लॉयमेंट में, फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में किस तरह से दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। उससे पहले एक हम देख जो हाईलाइटेड सेंटेंस है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें याद कर लो, इसको माइंड में रखना कि ये दोनों जो हमारे टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, किसके अंडर, फुल एम्प्लॉयमेंट के फुल कंडीशन में, एम्प्लॉयमेंट। उसको हम बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि वो जनरली उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है। क्योंकि जनरली लोग एक काम को स्विच करके दूसरे काम के लिए जाते हैं, या फिर अपने स्किल को अपग्रेड करते हैं हायर लेवल के जॉब को करने के लिए। तो ये दोनों क्या है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों पॉइंट को कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पे जो हम लेबर मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेबर फोर्स की, उसको हम बोल रहे हैं वर्किंग पॉपुलेशन की, नॉट टोटल पॉपुलेशन। जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, तो फुल एम्प्लॉयमेंट में हमने क्या चार चीजें देखा,
कि एक तो इंटरेस्टेड होना चाहिए, वेज रेट पे एक्सेप्टेड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैपेबल और एबिलिटी होनी चाहिए, उनको काम मिल रहा है। हम भी मिल और जाए। ये हम बोल रहे थे कि ये लेबर फोर्स है, तो क्या ये लेबर फोर्स क्या कंप्लीट पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाएगा? नहीं, ये वो लेबर फोर्स है जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम करना चाहते हैं, ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितने लोग काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, और आउट ऑफ दैट कितने लोगों को काम मिल रहा है। अगर सारे लोगों को मिल रहा है तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन होगी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का कैलकुलेशन किस बेसिस पे होगा कि वर्किंग पॉपुलेशन कितना है। तो वर्किंग पॉपुलेशन कितना होगा, तो अब इसमें एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो लेबर फोर्स है वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट है, न कि टोटल पॉपुलेशन का। आउट ऑफ दैट, जब वर्किंग पॉपुलेशन में हम इसमें क्या क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं, चिल्ड्रंस को एक्सक्लूड कर रहे हैं, और बड़े और बूढ़े बुजुर्ग को एक्सक्लूड कर रहे हैं। बात समझ में आई आयुषी सुहाना? नहीं सर, मेरे को नहीं आई। कौन बोला नहीं आई? मैं आयुषी। आयुषी, ठीक है ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है। तुमने बोल दिया कि सर यहाँ तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कोई बेरोजगार है ही नहीं। नहीं। तो जब कोई बेरोजगार नहीं है तो इट मीन्स कि तो सारे लोग काम कर रहे हैं ना। हाँ सर। तो सारे लोग जब काम कर रहे हैं तो ये सारे लोग में कौन कौन आएंगे? बच्चे भी आएंगे, बूढ़े भी हाँ। आएंगे, जवान भी आएंगे, हाँ। औरतें भी आएंगी। धनंजय बोला मतलब सारे लोग आएंगे ना इसमें। हाँ तो सर। क्या ये सारे लोगों को हम कंसीडर कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए? नो सर। नो, हम इसमें से बच्चे को हटा देंगे, और बूढ़े को बूढ़े हटा को देंगे, देंगे। इवन जो काम करने को इंटरेस्टेड नहीं है उसको उनको भी हटा देंगे। अब जो काम नहीं कर रहा है, अभी जो काम नहीं कर रहा है वो भी एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन क्या है, वॉलंटरी है, उसको वो अपने मन से वो काम करने को रेडी नहीं है। नहीं। उसको उसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो हम लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं, वो लेबर फोर्स में जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग करेंगे कि कितने लोग बेरोजगार हैं, तो हम उसमें देखेंगे कि कितने लोग काम करने को इच्छुक हैं। तब तो हम देखेंगे ना कि कितने लोग बेरोजगार हैं। मेरी बात समझ रहे हो हाँ मेरी? सर। हाँ। हम उसमें सारे लोगों को तो देखो, कंट्री का पॉपुलेशन तो मान लो कितना है, 140 करोड़ हो गया ना। हाँ सर। 140-42 करोड़ चल रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में हम क्या कह सकते हैं कि 140 करोड़ में से इतने लोग अनएम्प्लॉय है? नहीं, हम देखेंगे कि उसमें काम करने वाले लोग कितने हैं, काम करने को इंटरेस्टेड, तब तो हमें पता चलेगा ना, नहीं तो फिर तो गलत मेजरमेंट है ना। सर लेकिन बात तो बराबर ही आएगा। बात बराबर कैसे आएगा? तुम इसमें से बच्चे को एक्सक्लूड कर दिए, इसमें से हम्म। बुजुर्ग है उनको एक्सक्लूड कर दिए। तो आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ में मान लो अगर बच्चे बूढ़े, एक सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 40 करोड़ 32 निकल गया। करोड़। तो अब एम्प्लॉयमेंट की गणना 100 करोड़ पे ही होगी ना। हाँ। और 100 करोड़ में भी मान लो ऐसे 20 करोड़ लोग हैं जो काम करने को इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो इनको भी तो मैं माइनस कर दूंगा ना। मैं इनको क्यों काउंट करूंगा? फिर मेरा गलत फिगर आएगा ना। हाँ। हाँ सर, समझ गए। कितने लोग ऐसे होंगे जो काम करना नहीं चाहते होंगे, कितने लोग बहुत फोर्सफुली करते होंगे। इससे बढ़िया है कि हम एग्जैक्ट जो एम्प्लॉय है उसको को निकाल दें। हाँ हाँ हाँ, फोर्सफुली वाला नहीं, फोर्सफुली कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें क्या अरे है सर कि जो भी करते हमारा, हैं लोग। नहीं नहीं, तो अब फोर्सफुली करते हैं वो एक अलग मैटर हो गया। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन या फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक्स। अब जिनसे जबरदस्ती काम है वो अलग चीज हो गया। हाँ हाँ, गुलामी वो चीजें नहीं। देखो, लेबर फोर्स रेफर टू दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज फिजिकली एंड मेंटली एबल एंड एट द सेम टाइम विलिंग टू वर्क। ये स्टेटमेंट से कंप्लीट है पिक्चर कि क्या है कि लेबर फोर्स दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ये हमारा कंप्लीट ये पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में वो सारे लोग, हो सकता है कि वो सारे लोग ये वाले पार्ट, कौन से, वैसे तुम लोग को दिखा ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो मैं
पार्ट को हाईलाइट कर रहा सेट हूँ, कर रहे हैं। ये वाला पार्ट। तो मतलब ये वाला पार्ट हमने रिमेनिंग टोटल राउंड शेप का एक्सक्लूड कर दिया। तो ये जो मैं ग्राफ बना दिया, ये वाला पार्ट क्या है कि फिजिकली और मेंटली उनकी एबिलिटी है काम करने की, और एट द सेम टाइम वो काम करना चाहते हैं। जो मैं तुमको 4 पॉइंट पहले वो हाईलाइट किया था, हाँ डिस्कस किया हाँ था, सर। उसी में से बता रहा हूँ कि वो सारे लोग को कंसीडर किया जाएगा, बाकी जिनका मन नहीं है उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और चिल्ड्रन है, ओल्ड पर्सन है, will not be considered as they are not supposed to be employed even during full employment। अब बात समझे मैं क्या आप समझाना चाह रहा हूँ? हाँ सर। इनको कंफ्यूजन है? नो सर, मेरे को नहीं है। चलो ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनवॉल्यूंटरली या फिर इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क एट द एग्जीक्यूशन। ये पहला जो फुल एम्प्लॉयमेंट का हमने जो पार्ट देखा था, ये वाला मैंने क्या लिखा था, इंटरेस्टेड, विलिंगनेस, एबिलिटी है, करेंट वेज पे वो एक्सेप्टेड है, और उनको काम मिल रहा था। तो ऐसे जितने सारे लोग थे उनको काम मिल रहा था, ऐसे जितने सारे लोग थे। अब इतने ही सारे लोग में अगर जिनको काम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, अब इनको काम नहीं मिल रहा है, तो काम करने को इच्छुक तो है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, इनवॉल्यूंटरी इनवॉलंटरी। अनएम्प्लॉयमेंट, डू नॉट गेट वर्क। उनको काम नहीं मिल रहा है ऑल्दो वो काम करने के लिए इच्छुक हैं। तो जब काम नहीं मिल रहा है तो अनएम्प्लॉयड हो गए, और यहाँ पे क्या थी, वो अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, वो काम ढूंढ रहे थे। तो इस वजह से हमने क्या बोला इसको, इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? यस सर। इसमें क्या है, इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसीडर्ड while estimating the total unemployment in economy। अब ये पॉइंट स्टार मार्क करके समझ लो कि अगर हम इकोनॉमी में बताते हैं कि टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, डेटा आता है ना, या फिर हम बोलते हैं ना कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है या बेरोजगारी बढ़ रही है, मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं, यही बोलते हैं ना। तो जब हमें यस सर। काउंट करना होगा कि टोटल बेरोजगारी कितना है, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमी में कितना है, तो हम किसको काउंट करते हैं, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को। जब जो अभी मैंने डिस्कस किया कि ये सारे लोग जो काम ढूंढ रहे थे, उनकी एबिलिटी भी थी लेकिन काम नहीं मिला, तो यही वाले पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और इसी को टोटल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी में कंसीडर किया जाएगा। मतलब कितनी बेरोजगारी है ये इसी से कंसीडर किया जाएगा। टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है वो हमारा कौन सा फिगर बताएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बताओ। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, full employment implies absence of involuntary unemployment। तो अगर हम बोल दें कि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इट मीन्स कि इनवॉलंटरली या फिर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? यस। तो बेरोजगारी वाला आइटम कौन सा है, बेरोजगारी वाला हमारा टर्म कौन सा है जिससे हम मेजर करेंगे कि देश में बेरोजगारी कितनी है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान से ये सब टर्म याद रखना, थोड़े थोड़े मिस्टेक होंगे, थोड़े थोड़े वेरिएशन होंगे और उसमें कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ पे इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट की जगह इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट दे देगा, गलत गलत वर्ड बना देगा। इस तरह से कुछ न कुछ वेरिएशन देखे तो हमें सिंपल ये याद रखना है कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट से हमें पता चलेगा कि देश में कितनी बेरोजगारी है।
और फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वॉलंटरी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। क्या होता है सुहाना? सर ना ही वो विलिंगनेस टू जॉब होते हैं, ना ही वो एबल होते हैं और उनको जॉब भी नहीं मिलता है। भी नहीं मिल पाता है। देखो इसमें सिंपल है, एबल वाला पॉइंट इसमें नहीं आएगा, वो कंप्लीट वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला हम डिस्कस कर रहे थे फुल एम्प्लॉयमेंट में, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें एबिलिटी का पार्ट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिंपल ये है कि इसमें काम करना ही नहीं चाहते हैं, वो कोई भी बंदे हों उनको काम करने की इच्छा नहीं है। यहाँ सिंपल डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि उसकी एबिलिटी नहीं है। मान लो उसकी एबिलिटी है भी तो भी वो काम करना नहीं चाह रहा है। इनेबल है या फिर उसकी एबिलिटी नहीं है वो तो एक अलग केस हो गया, लेकिन द थिंग इज कि वो काम नहीं करना चाहता है जो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट पे है। तो वो हमारा क्या है कि हम अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, तो दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को हम काउंट नहीं करते हैं कि हमारा साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। ठीक है, जब भी लास्ट वाला पॉइंट से मैं कोरिलेट कर रहा हूँ फिर से कि जब भी हमें एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी का निकालना होगा कि एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो हम देखेंगे कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। उसका मतलब क्या है कि वो सारे लोग जो काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, एबिलिटी है, वो करेंट वेज रेट पे भी एक्सेप्टेड है कि हाँ हम करेंट वेज रेट पे काम कर लेंगे, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिलने का मतलब उतना डिमांड नहीं है, उतना रोजगार नहीं है, तो इस वजह से क्या है वो अनएम्प्लॉयड है। लेकिन यही सारा फीचर होने के बाद अगर उनको काम मिल गया इट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट। चलो, तो ये तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें? सर आपका मन। अच्छा चलो नेक्स्ट में देखते हैं, थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं इसमें भी, तभी थोड़ा थोड़ा खींचते खींचते जल्दी से फिनिश कर लेंगे। अभी सेकंड बुक पर भी हमें पहुंचना है। अब डिटर्मिनेशन अब क्या है, इनकम एंड मल्टीप्लायर, ये वाले हम चैप्टर पर चलेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कशन स्टार्ट किया था, एग्रीगेट डिमांड और फिर एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड में हमने क्या देखा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, याद है कि भूल गए? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई। सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमारा कंजम्पशन में हमने क्या क्या देखा था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का एक पार्ट था, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट था, और एक पार्ट हमारा कंजम्पशन का था जो इनकम पे भी डिपेंड कर रहा था। तो ये हमारा हो गया था सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड। फिर हमने क्या देखा, एग्रीगेट सप्लाई। इसमें हमारा क्या पार्ट आया, एग्रीगेट सप्लाई क्या था, सब भूल गए सर तुम लोग। इसमें सी प्लस एस था। कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये एग्रीगेट सप्लाई हमारा क्या था, इनकम था ना। तो इनकम का पार्ट एक हम कंज्यूम कर रहे थे और एक पार्ट सेव कर रहे थे। एग्रीगेट सप्लाई क्या था कि प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करना चाह रहे थे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो सप्लायर को जो भी पेमेंट रिसीव होगा फैक्टर पेमेंट, वही तो हमारा इनकम बन रहा था ना। तभी तो वो अब इनकम एक कंजम्पशन और सेविंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम इनकम और एम्प्लॉयमेंट में चीज के अकॉर्डिंग दो अप्रोच है डिटरमाइन करने के इक्विलिब्रियम पोजीशन को। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है
कि किस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड is equal एग्रीगेट to सप्लाई AS. के इक्वल होगा। तो हमने क्या देखा, AD इज इक्वल टू AS। अब यहाँ से देख लेते हैं इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है। तो एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन aggregate demand for goods and services is equal to aggregate supply during that period। तो मतलब aggregate demand जब aggregate supply के इक्वल होगा, मतलब जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है, तो हम क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम मतलब सेम लेवल पे है, इक्वल पोजीशन पे है, जितना डिमांड है उतना सप्लाई है। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब हमने इसी इक्वेशन में इस चीज को पुट करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, C प्लस आई इज इक्वल टू C plus प्लस S. एस। अगर हम दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल S के आएगा, is equal to I. आई इज इक्वल टू एस या एस इज इक्वल टू आई। मतलब Yes, सेविंग sir. हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के बराबर हो Yes, जाएगा। बराबर. तो यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं वो टू सेक्टर इकोनॉमी में कर रहे हैं, और टू सेक्टर इकोनॉमी में कितने पर्सन कितने सेक्टर इन्वॉल्व है, कौन कौन से सेक्टर, दो. Household farm. हाउस होल्ड और फार्म, दो ही सेक्टर हैं। तो अभी Yes, हम क्या sir. देख रहे थे कि मतलब जितना भी हमारा सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे खर्च किया जा रहा है, मतलब हमारे पास बच नहीं रहा है, तभी तो हमारा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ हम पहला वाला पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा, तो टू अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी किन्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से है। एक है एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई, कौन कौन सा, पहला अप्रोच है एडी और एएस का, और दूसरा अप्रोच है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, एडीएएस अप्रोच और एसए अप्रोच। अब हम इस दोनों मेथड से देखेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल कैसे स्टेब्लिश होता है। तो इक्विलिब्रियम किसमें हमें देखना है, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ तक क्लियर है इक्वेशन जो मैंने बताया, एडी इज इक्वल टू एस, और कैसे Yes, ये sir. सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बन रहा है। Yes, sir. और Clear है. एजम्पशन मैंने बता दिया कि इसका एजम्पशन क्या था, जब भी हम डिटरमाइन करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का, तो हम दो अभी टू सेक्टर सेक्टर में देख रहे हैं, टू सेक्टर में जहाँ एक फर्म है और एक हाउस होल्ड है, इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है। ये पहला एजम्पशन था। दूसरा एजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा ऑटोनॉमस होगा। ऑटोनॉमस का मतलब इनकम पे हमारा डिपेंडेंट कोई असर होगा। नहीं प्राइस लेवल हम देखेंगे, थर्ड क्या है, प्राइस लेवल हमारा फिक्स होगा, कंस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा। और चौथा है कि जो आउटपुट होगा वो डिटरमिन्ड होगा इसमें शॉर्ट रन में। अब इस एजम्पशन के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे और हम इक्विलिब्रियम लेवल स्टेब्लिश करेंगे। अब ये कैसे होगा, ठीक है। तो हम पहला एडी और एएस अप्रोच पे हम इक्विलिब्रियम लेवल स्टेब्लिश कर रहे थे, किसके किसके बीच में, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। ये हमारा एक्स एक्सिस पे होता है, और इस साइड क्या होगा हमारा, एग्रीगेट डिमांड। अब बताओ हमारा एग्रीगेट सप्लाई ओरिजिन से निकलता था, यस सर, याद है, हाँ सर, और एग्रीगेट डिमांड हमारा कहाँ से निकलता था, ऊपर से खाना, एक्सिस के ऊपर से। ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड, ये ऊपर का हो गया एग्रीगेट सप्लाई। और ये डिग्री कितना बनता था हमारा
एग्रीगेट सप्लाई का 45 डिग्री। 45 डिग्री। 45 डिग्री का होने का लॉजिक क्या था? जितना हमारा इनकम है उतना हमारा वो सर कंजम्पशन और ये सेविंग इक्वल है। बताओ, भूल गए तुम लोग? तो लग रहा है भूल गए। चलो ठीक है, इसको फिर से रिवाइज करना क्या था। तो यहाँ पे हो गया 45 डिग्री का हमारा एग्रीगेट सप्लाई का, यहाँ पे इक्वेशन जा रहा है, लाइन जा रहा है, ड्रॉ जा रहा है। और यहाँ पे हो गया हमारा लाइन एग्रीगेट डिमांड का। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा एग्रीगेट सप्लाई का और एग्रीगेट डिमांड का, हम इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम हमने क्या देखा, कब होगा? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। तो इस पॉइंट पे जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। कहाँ पे? ये पॉइंट हमारा ई रख लेते हैं, ये बोल देते हैं इसको इक्विलिब्रियम। तो ये तो हमने दिखा दिया इंटरसेक्शन पे कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है। अब देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं। अच्छा, इसको ये भी याद रख लेना, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो रहा है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। Effective demand refers to that level of aggregate demand which becomes effective because it equals to aggregate supply। लिख लो कहीं पे इफेक्टिव डिमांड क्या होता है। तो सिंपल यही चीज याद रखना कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है वही पॉइंट हमारा क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड। अब हम बोल रहे हैं पहला पॉइंट, ए डी इज इक्वल टू मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब हमारा डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। तो हमारा सप्लाई ये है और डिमांड ये वाला है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें या फिर एग्रीगेट डिमांड हमारा सप्लाई से ज्यादा बता रहा है, तो डिमांड हमारा ये वाला लाइन है और सप्लाई ये वाला लाइन है। तो यहाँ पे अगर हम एक ऐसे ग्राफ बना दें, हाँ, अब यहाँ पे मान के चलो ये y है और ये वाला हमारा m है। तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन था हमारा। इस पॉइंट पे बताओ क्या एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से ज्यादा है? सप्लाई हमारा कितना है, कम है, डिमांड हमारा ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सप्लाई यहाँ पे ये है और इस पॉइंट पे थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे तो डिमांड हमारा इस पोजीशन पे है, मतलब ये इनकम के सापेक्ष में सप्लाई ये है, डिमांड ये है। तो डिमांड कितना है, ये वाला पॉइंट। अब उस केस में इक्विलिब्रियम कैसे स्टेब्लिश होगा? जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम है तो हमें सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई वाला तो पार्ट इक्वल हमारा कौन सा करेंगे। था, ये वाला पॉइंट यहाँ से इधर खिसकाना पड़ेगा। तो ये कैसे सप्लाई बढ़ेगा, जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को हम हायर करेंगे। तो जब लोगों को हायर करेंगे तो उस केस में क्या होगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा। तो यहाँ से इनकम बढ़ के फिर इसी सिचुएशन पे चला जाएगा, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये फिर से क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, कैसे एडजस्टमेंट होता है, जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से तो कंज्यूमर और फर्म क्या करेंगे, ज्यादा गुड्स खरीद रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे जितना फर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो प्लान्ड इन्वेंट्री और अनप्लान्ड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक तुम लोग को पढ़ाया था, याद है? बहुत पहले पढ़ाया था। एक्सेंट वाला और एक्सपोस्ट वाला। हाँ हाँ हाँ, प्लान्ड इन्वेंट्री और एक्यूमुलेशन और डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री जब हमने बताया था।
तो वही वाला पॉइंट यहाँ भी आ रहा है कि प्लांट इन्वेंट्री विल फॉल बिलो डिजायर्ड लेवल। जब हमारा एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो प्लांट इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो डिजायर्ड लेवल। उस केस में क्या होगा, फर्म वुड रिसोर्ट इंक्रीज प्रोडक्शन। जब हमारा सप्लाई कम है तो हम सप्लाई बढ़ाने के लिए काम करना चालू करेंगे। तो जब सप्लाई बढ़ाने के लिए आउटपुट बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट लेवल बढ़ेगा और इनकम का लेवल बढ़ेगा। तो फिर से हमारा जब इनकम बढ़ेगा तो फिर हमारा ये डिमांड बढ़ना चालू हो जाएगा और फिर डिमांड बढ़ के क्या होगा, डिमांड और सप्लाई हमारा इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला केस इसी में अपोजिट लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई से कम है। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो क्या यहाँ पे एक ऐसे सिचुएशन कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट पे हमारा डिमांड ये रहा और सप्लाई ये रहा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसमें सप्लाई ज्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है और यहाँ पे डिमांड कम है तो क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन कम कर देंगे। यहाँ पे कम करेंगे। यस सर। प्रोडक्शन कम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी और आउटपुट भी कम इनकम होगा। कम होगा। तो ऑटोमेटिक जब इनकम कम होगा तो ये इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। यस सर। ये पहला पॉइंट था कि किस तरह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू हम एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसमें जब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई है तो देखो एज ए रिजल्ट प्लांट इन्वेंट्री वुड राइज। क्या समझे, जब डिमांड कम है सप्लाई से तो जो हमारा प्लांट इन्वेंट्री है वो बढ़ना चालू हो जाएगा ना। यस सर। डिमांड कम है तो हमारा इन्वेंट्री का स्टॉक है वो सेल नहीं होगा, ज्यादा वो हमारा बढ़ना चालू हो जाएगा। और अपोजिट वाले केस में क्या था, जब डिमांड ज्यादा थी सप्लाई से तो इन्वेंट्री हमारा कम कम पड़ेगा था। ना। तो क्या था, प्लांट इन्वेंट्री विड फॉल बिलो डिजायर्ड लेवल। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, तुमको ध्यान रखना होगा कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है। तो सिंपल याद रखो कि यहाँ पे कॉमन सेंस से ज्यादा वो भी दिमाग पे जोर नहीं डालना है। जब डिमांड हमारा क्या है, सप्लाई से ज्यादा है तो हमारे स्टॉक्स कम पड़ जाएंगे। तो स्टॉक कम पड़ने का मतलब हमारा इन्वेंट्री, प्लांट इन्वेंट्री फॉल होना चालू हो जाएंगे। अपोजिट केस में जब हमारा एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से कम है तो हमारा स्टॉक क्या होगा, पाइल अप होना चालू हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, सप्लाई कम कर देंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो जाएंगे। और जब डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई बढ़ा देंगे, तो वहां से भी हम क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट अप्रोच हम देखेंगे इक्विलिब्रियम का, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।